जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज ये BSSC इंटर स्तरीय का 15वां सेट है। इसके पहले ऑलरेडी 14 सेट करवाए जा चुके हैं जो कि द प्लेटफॉर्म बुक से निरंतर लिया जा रहा है। अगर आप सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप प्रीवियस ईयर के भी सारे वीडियो देख सकते हैं और इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप PDF ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको करंट अफेयर अपलोड कर दिया जाएगा। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, यानी आपको इसको एडजस्ट करना है सीरीज वाइज, यानी कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब 1931 है। फिर कह रहा है कि राजगुरु की जो फांसी हुई थी, इसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका अगर हम डेट देख ले गांधी इरविन समझौता का दोस्तों तो 5 मार्च नोट करेंगे। मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा इसको आप नोट करेंगे। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद 2 आता है यानी राजगुरु की फांसी। तो राजगुरु की जो फांसी हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? तो 23 मार्च। कब? 23 मार्च 1931 को। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तीनों का तीनों जो घटनाएं हुई थी वो 1931 में हुई थी। ठीक है, ये 5 मार्च, ये 23 मार्च को। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 मार्च 1931 को। कब? 29 मार्च 1931 को। अच्छा, जब 1931 की बात आती है ना तो एक और समझौता आपको ध्यान में आता होगा, गांधी इरविन समझौता। अगर हम आपसे, जो कि इसमें दिया हुआ ही है, सॉरी माफ कीजिएगा, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ, इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको नोट कर लेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको और दिल्ली समझौते के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि मैंने खुद BSSC इंटर स्तरीय का एग्जाम क्रैक किया है, प्री मेंस दोनों। साथ ही साथ क्या हुआ था कि मुझसे फॉर्म भरने में गलती हुई थी, साथ और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि हमने टाइपिंग में मैं छट गया था। ठीक है, उसे हुआ क्या था कि टाइपिंग का जो टेबल हाइट हो गया था ना, इसकी वजह से हम टाइपिंग कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए और वहाँ पे सेंटर पे कोई कुछ सुनता नहीं है। बाकी मैं आपको सारा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, वो सब सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं खुद जो है रेलवे में कार्यरत हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यानी 5 प्रकार के तत्वों को जो है दोस्तों शामिल किया गया है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात अगर आती है तो इसकी स्थापना अगर हम पूछ लें या ये कार्यक्रम कब चलाया गया तो आप नोट कर लीजिए 2 अक्टूबर 1952 को। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी आपका दिमाग से नहीं निकलेगा और नहीं निकलना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, इसलिए ये सब VVI फैक्ट्स है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि ग्राम सभा एक गांव में सभी लोगों की आम सभा है। ठीक है, जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 18 वर्ष का जो भी एज कंप्लीट कर लिया है वो सभी के सभी लोग जो है वो ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो 4 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाग 9 में जो है पंचायतों की प्रावधान किया गया है। ठीक है, अच्छा हम भाग 4 की बात कर ले तो भाग 4 में क्या है दोस्तों? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। जबकि भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात किया गया है। जबकि 9 का 1 क्या बताता है? तो 9 का 1 नहीं, बल्कि आप इतना समझ लेंगे कि 9 के 1 पे तो ये तो पंचायती राज से संबंधित है। 9 का 1 पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 9 का 2 सहकारी समिति से संबंधित है। अगर हम आपसे पूछ ले कि संविधान के कितने अनुच्छेद में जो है पंचायती राज से संबंधित जिक्र किया गया है, तो आप नोट कर लेंगे अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के आप जे आपको कहीं देखने को मिलेगा या तो फिर टवर्गी न देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूं उसको आप कॉपी पे नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है ना, जिसने पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम
न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन को हम देखें तो 5 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर 2 यानी राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम देख ले तो पंचायती राज के तृतीय संशोधन यानी पंचायती राज के तहत यानी पंचायती राज के तृतीय संशोधन के तहत जो कि 2015 में हुई थी, है ना, इसकी जो है प्रावधान किया गया था, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? तो पंचायत राज अधिनियम 2015 के तहत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा यानी स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फारसी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ईरानी पद्धति यानी सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा ही नाम नहीं आएगा, सिजदा के साथ साथ आप पैबोस की भी नीति नोट कर लीजिए। सिजदा और पैबोस की नीति किसने चलाई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलबन ने। किसने चलाया था? बलबन ने। ध्यान में रखेंगे कि बलबन ने सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया। इसके तहत जो है क्रमशः दरबार में क्या होता था? अच्छा, सिजदा और पैबोस के थ्रू जो होता है वो दरबार में सिर झुका करके आना एवं घुटने के बल बैठ करके सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर में ये जो सिजदा और पैबोस की नीति यही थी, ठीक है। इसके बाद क्या था कि मुहम्मद बिन तुगलक की बात आती है। तो मुहम्मद बिन तुगलक जिसको आप एमबीटी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इन्होंने क्या करवाया था? तो एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। जबकि रजिया सुल्तान की अगर जिक्र आता है तो रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम महिला शासिका प्रथम शासिका थी जो कि दिल्ली की शासक बनी थी। और इल्तुतमिश का अगर जिक्र आता है तो इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल चलवाया था। इस चीज को नोट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो ध्यान में रखिएगा, वैसे 2 अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन ध्यान में रखिएगा कौन कौन था? तो इसमें तो एक ऑप्शन दिया हुआ है हरिपुरा, इसका जो कि करेक्ट आंसर है, और दूसरा त्रिपुरा था। अच्छा, हरिपुरा का अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1938 में, जबकि त्रिपुरी का अधिवेशन जो होता, त्रिपुरी एक गांव का नाम है, तो त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता कब हुआ था? 1939 में ये इसका अधिवेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, नागपुर अधिवेशन जो कि 1891 में हुआ, कब? नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नागपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1891 में हुई थी पी आनंद चार्लू, नोट कर लीजिए, पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर की बात कर ले तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दिल्ली अधिवेशन की बात कर लें तो यह कब हुआ था? 1918 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो 9 का करेक्ट आंसर लगाएंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा तो उपभू यानी पेरिजी कहा जाएगा, जबकि दूर होगा तो अपभू यानी अपोजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 10 का ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। अच्छा, बिमस्टेक की बात कर ले तो बिमस्टेक में टोटल कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो 7 है, नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको पहले भी सेट में बताया है इसका कैसे नोट नाम करेंगे। तो बिमस्टेक है ना, आपको देखने से भी लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 इसमें लेटर हैं यानी 7 कंट्री हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो 7 है तो हम इसी पे नोट कर लेंगे, क्या होगा, लेकिन हाँ कुछ आपको मैच करेगा। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर इसके बाद फिर आप M फॉर म्यांमार लगाएंगे, T फॉर थाईलैंड लगाएंगे, E फॉर आपको पता नहीं है, S का बिमस्टेक का मुझे भी नहीं पता है। तो आप क्या कर लीजिए कि भूटान नोट कर लीजिए और श्रीलंका नोट कर लीजिए। 5 तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। और S श्रीलंका भूल गए थे, छूट गया था, इसमें बिमस्टेक होता है ना, S तो S फॉर श्रीलंका। बाकी E के लिए और C के लिए आप भूटान और म्यांमार याद करिएगा, ध्यान में रहेगा, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11
कहता है कि 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 भारतनाट्यम। अच्छा, ये कहां की रहने वाली थी, तो लगाएंगे कर्नाटक। ठीक है, कहां के रहने वाले थे दोस्तों, कर्नाटक के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी। तो इसका निर्णय जो है दोस्तों एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, नोट कर लीजिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके तहत जो दोस्तों जुलाई 1944 में जो है इसका निर्णय लिया गया था, जबकि ये कार्य करना कब से प्रारंभ कर दिया, तो ये कार्य करना 1945 से प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर क्या कहता है, कहता है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या है, यानी अक्षांश के बारे में पूछ रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि दो अक्षांशों रेखाओं के बीच में, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, यानी लगभग कितना होता है, तो ध्यान में रखेंगे 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितना होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, कैसे, तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी का निवासी था। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो है एक बुक भी लिखा था, कौन सा, तो उसका बुक का नाम है दास कैपिटल। ठीक है, जो कि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक इन्हें माना जाता है। कार्ल मार्क्स को साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स जिसने जो है इसने एक और घोषणा भी की थी, यानी आप समझिए कि एक और बुक भी लिखी थी, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नोट कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने एक और नारा भी दिया था। नारा क्या दिया था, इन्होंने कहा था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहां पड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर अधिवेशन 1929। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, सॉरी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इस अधिवेशन में जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी, नोट कर लीजिए, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। कब, लाहौर अधिवेशन 1929 वाले में ही। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होती है, तो भारत की प्रधानमंत्री को जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, यानी ये नियुक्त होते हैं। ध्यान में रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत, तो पहले तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ध्यान में रखेंगे, इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन पर यानी सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों से इस्तीफा भी ले सकते हैं। इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। 18 कहता है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो शिक्षित जनता, बिल्कुल सही है, आर्थिक समानता, ये भी सही है, और नागरिक स्वतंत्रता, यानी तीनों के तीनों सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे, अगर हम आपसे पूछ दे क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन सा था, या है सॉरी, तो विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश जो है दोस्तों यूएसए है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत भारतीय परिषद एक्ट 1892 में हुआ था। कब, 1892 में। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूसो के द्वारा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि भारत के मानक समय का यामोत्तर कहां से नहीं गुजरता? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो 21 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 लेह में। क्यों? क्योंकि लेह जो है वो लेह लद्दाख दोनों माने वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। किसमें? वृष्टि छाया क्षेत्र में। अच्छा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या है? यानी यहां पर आप समझ गए कि जहां पे बर्फ के गोलाओं का जो है यानी बर्फ का बारिश होता है उसी को हम लगभग वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, कुछ नहीं चला जाएगा 20 मिनट आधा घंटा में, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर दिमाग में 75 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी रह गया ना और 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी टकर गया तो सफल हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर। क्या पता है रिजल्ट तो सिर्फ 1 नंबर से रुकता है ना बॉस। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। आज हम उसको वर्तमान में उसको हम हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ध्यान में रखेंगे, प्राचीन वैशाली जो कि विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य थी वो लिच्छवी की राजधानी थी। कहां की? लिच्छवी की राजधानी थी। लिच्छवी नोट कर लीजिए, लिच्छवी की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में जो कि हाजीपुर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि बुद्ध काल के शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किसने किया था? तो लिच्छवी राज्य की गणराज्य की स्थापना जो है सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु ने किया था। किसने? इक्ष्वाकु ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपका दिमाग में छपेगा और आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मजरूल हक ने। कब? 1921 में। नोट कर लीजिए कब इसकी स्थापना की थी? 1921 में। इन्हें मजरूल हक को देश भूषण के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देश भूषण के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, इन्होंने एक समाचार को भी प्रकाशित किया था। वो समाचार का नाम क्या था मजरूल हक का? द मदरलैंड। नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। द मदरलैंड समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किसने किया था? तो मजरूल हक ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 तापीय विद्युत। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेश कुमार की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ध्यान में रखेंगे 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। ठीक है, इस साथ ही साथ मृदा में देश में जो है मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में, नोट कर लीजिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, इसका यानी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है टेरा रोसा प्रारूपिक विकास उस भूभाग से में होता है जिसमें, तो 27 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 चूना पत्थर होता है। क्या होता है? यानी जिसमें चूना पत्थर होता है उसमें ही जो है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास होता है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे कि जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है दोस्तों आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? तो चूना पत्थर जो है वो एक आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ध्यान में रखिएगा, जो कि मार्बल का से निर्माण, इससे जो है चूना पत्थर से क्या मार्बल बनाया जाता है। साइनाइट किस तरह का चट्टान है? तो साइनाइट भी जो है वो आग्नेय चट्टान है। नोट कर लीजिए। तो इस सब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 27 का बाद 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न कहता है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अगला प्रश्न है फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होती है? तो क्या फास्ट फूड में पोषक तत्व मिलते हैं? नहीं, अधिक डिजीज उत्पन्न होने की संभावना होती है। आयरन मिलता है? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम मिलता है? नहीं। तो बचा क्या? आप
पूरित कैलोरी। क्या आप समोसा खाएंगे तो आपको कैलोरी मिलेगा, आप रसगुल्ला खाएंगे तो आपको कैलोरी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 6100 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे, अगर द्वीपों को सम्मिलित कर दिया जाए तो जब द्वीप समूह को सम्मिलित किया जाए ना तो 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, गेहूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों देखेंगे। 32वां प्रश्न कहता है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संसद ही कहलाती है। तो संसद कहां का दोस्तों जो है, वैसे तो एडुक सुक्ता बोलते हैं लेकिन इसको आप संसद ही कह लीजिए। संसद और किस किस देश का नाम है? तो भारत, सिंगापुर और श्रीलंका। अच्छा, कांग्रेस कहां का है? तो कांग्रेस है वो यूएसए का है, नोट कर लीजिए। सीनेट कहां का है दोस्तों? तो सीनेट आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नेशनल असेंबली कहां का है दोस्तों? तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस का है, ठीक है। अगर हम पूछ लें आपसे कि रूस का कहां का है, तो रूस का संसद का नाम है दोस्तों क्या है? वो ड्यूमा है, नोट कर लीजिए। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंदरी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1951 में, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, क्यों? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो 35 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। इसका करेक्ट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके तहत? तो 36 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था एवं 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाए संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगर हम आपसे पूछ दें कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो नोट कर लीजिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में जो है संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आंसर लगाइए ना ऑप्शन नंबर 1, यानी अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार, जबकि 36 से 51 में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय का समालोचन कर सकता है, यानी कभी भी अपना निर्णय चेंज कर सकता है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 124 के 4 के तहत, क्या? अनुच्छेद 124 के 4 के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का संबंधित जो है प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 126 में जो है दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जिक्र किया गया। ध्यान में रखेंगे 126 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? 40वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ध्यान में रखेंगे 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, ये आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक तो आपको समझ में आता होगा, तो आद्य से ऐतिहासिक के बारे में बता दें, नोट कर लीजिएगा। अगर आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। इतिहास का वह काल, ठीक है, इतिहास का वह काल है जिसका लिखित स्रोत, क्या मैंने कहा? लिखित स्रोत है ना, लिखित स्रोत तो हो, उपलब्ध हो, लेकिन वह अपठनीय हो, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सके, है ना, वो आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। जबकि उस काल का अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? और बट पठनीय हो, उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चाइना। ये सब काम करने में उसी का हाथ होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों पर को सबसे अधिक ग्राम मतलब भूमि दान का जिक्र कर रहा है, अनुदान दिए थे? तो 42 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सबसे पहले तो सातवाहन युग में चलाया गया था। सातवाहन वंश के दौरान चलाया गया था सबसे अधिक भूमि दान देने की बात है ना, प्रारंभ हुआ। जबकि सबसे अधिक जब भूमि दान ब्राह्मणों को मंदिरों को जो दिया गया वो गुप्त काल में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली का बात आ रहा होगा, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी जो चर्चा किया गया है, यानी इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, यानी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता है कि सल्तनत काल में सिक्के यानी टंका, ससगणी एवं जितिल किन किन धातुओं के बने थे? तो टंका जो था वो चांदी का बना हुआ था, ससगनी भी चांदी का, और तांबा का जो है वो जीतल बना हुआ था। ध्यान में रखेंगे ये किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है वो टंका चांदी का चलवाया, जबकि तांबा का जीतल चलवाया। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने जो है ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी जो है वो चांदी का ही चलवाया था। ध्यान में रखिएगा सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक क्या था, वो सांकेतिक मुद्रा भी चलवाया था, ये भी नोट कर लेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि सांकेतिक जो सिक्के थे वो संभवतः, यानी पॉसिबिलिटी बनती है वो किस धातु के बने होते थे, तो नोट कर लीजिएगा संभवतः वो तांबा के हुआ करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? कहता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुगलकनामा पद्धति, इन्होंने जो है तुगलकनामा पद्धति जो अपनाई ना, इसमें जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध का जिक्र कर रहा है। तो ये हुआ कब था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये हुआ था, जिसमें बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ध्यान में रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, बाबर का जिक्र आता है तो एक और युद्ध का नाम रख लीजिए, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जबकि खानवा का दूसरा युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा एवं राज्यसभा को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 181। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप 543 का 33% कर लीजिए, लगभग आपको 181% प्राप्त होगा। अगर हम आपसे पूछ दें 181 प्राप्त होगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि महिला आरक्षण जो है वो किस विधेयक या किस संशोधन के तहत जो है ये पास हुआ, तो 128वां संविधान संशोधन 2023 के तहत जो है महिला आरक्षण विधेयक को पास किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएसए ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि को प्राप्त की? तो 47 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 कोको गॉफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं, नोट कर लीजिएगा, नहीं किया गया है। ये जो नहीं है ना, ये बड़ा खतरनाक है। छुप करके बैठता तो है, अब कोशिश करता है कि हम दिखें, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं ना, यानी जो आप कैंडिडेट होते हैं, वो बेचारा नहीं चुट्टा दिखता ही नहीं है। और नहीं दिखता है ना, तो बाद में आप आंसर गलत करके आ जाते हैं। आंसर तो गलत करके आ जाएंगे, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और आप फुली कॉन्फिडेंस में होंगे, तो मैंने तो लगाया इंद्रधनुष, ठीक है, मैंने तो लगाया, और बाद पता चलता है कि ओह ये तो नहीं था और हम देख नहीं पाए। लेकिन आपको एग्जाम पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इंद्रधनुष जो है दोस्तों युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच में। और युद्ध का नाम तो नोट कर लीजिए, इंद्रधनुष हो गया, अजय वॉरियर हो गया, कोंकण शक्ति हो गया। जबकि अमेरिका का जिक्र आता है तो वज्र प्रहार हो गया, क्या वज्र प्रहार, अभ्यास, तर्कस, टाइगर ट्रम्प, ये तीनों के तीनों जो है अमेरिका के साथ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49।
कहता है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 स्मार्ट योजना यानी स्मार्ट कार्यक्रम। अच्छा, स्मार्ट का फुल फॉर्म होता क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। एक बार फिर से, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया? तो 50 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका महादेश को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया कब जाता है? तो नोट करिए ना, 24 अक्टूबर को। क्या दिक्कत है भाई? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कहता है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर, जिसको सैफ्रॉन बोलते हैं, प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, शुष्क वर्तिकाग्र, जिसको ड्राई स्टिग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, कहता है कि मनुष्यों में पेशीय प्रक्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो आप प्राचीन युग से पढ़ते आ रहे हैं, जब ठेहुना में जो है वो ना जनरली जो है लैक्टिक एसिड का थकान हो जाता है, ये निकलने लगता है, जिसके वजह से, और ठेहुना में जो दर्द होता है आपका, घुटनों में, जिसको बोलते हैं ठेहुना या घुटनों, भैया हम गांव देहात के आदमी हैं, नोट कर लीजिएगा, इसलिए ठेहुना बोले या घुटना बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, बस आपको याद रखना चाहिए। तो जो बढ़ते एज के दौरान जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से ही होता है, जबकि थकान महसूस क्या होता है? लैक्टिक एसिड के निकलने की वजह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? फॉर्मूला जानते हैं ना, W = mg, बस W तो 9.8 फुट कीजिए, m मुझे पता नहीं, 9.8 है तो 9.8 से 8 कैंसिल, बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, 1 kg। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल का आयासित होगा। तो प्रतिक्रिया बल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आयासित होगा यानी लगेगा। अगला प्रश्न है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो 55 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, तैरेगा यानी काफी पृष्ठ तनाव कम होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो अगर पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आभासी और आवर्धित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 पर प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम का संघटक है, यानी किस किस से मिलकर के मैग्नीशियम बनता है? तो आंसर लगाएंगे इसमें एल्युमिनियम का 96%, कितना? एल्युमिनियम 96%, जबकि मैग्नीशियम मात्र 4% होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु मिश्रण है क्या? बिल्कुल है। पारा, ये तो Hg है, धातु है। सीमेंट, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो कि मैंने आपको बोला था कि ऑकवर्ड नहीं फील कीजिएगा, चूसिए। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम का ये मिश्रण है, ठीक है। दूध जो है ये तो बहुत सारे ऐसे भी मिश्रण है, विटामिन वगैरह का, मिनरल्स का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, एक फिगर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि ये समसूत्री विभाजन है यानी माइटोसिस है, किस अवस्था को दर्शाता है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, एनाफेज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण जो है सरीसृपों के समान थे वो कौन थे? आपके दिमाग में आएगा कीवी तो आएगा नहीं, कबूतर तो आएगा नहीं, एक शुतुरमुर्ग आएगा, एक आर्कियोप्टेरिक्स आएगा। तो शुतुरमुर्ग थोड़ा दौड़ता भी है, थोड़ा उड़ता भी है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। सरीसृप का मतलब रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, जंतु होते हैं, वो की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हालांकि अब जो है आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो अब विलुप्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा के वेदन क्षमता का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही का मतलब क्या है? ज्यादा से कम की ओर। तो आपको बता देंगे कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे आवृत्ति सबसे अधिक होती है ना, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक वेदन क्षमता भी उसका उतना ही अधिक। तो इसमें जो है
गामा किरण की जो है वेदन आवृत्ति अधिक, तो वेगन क्षमता सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा गामा बीटा अल्फा। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 62 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ना। ऑप्शन दिया हुआ है रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, बिल्कुल सही है। गतिज इक्वल टू यानी k इक्वल टू हाफ mv², बिल्कुल ये भी सही है। इसमें संवेग यानी p इक्वल टू क्या होता है, आप mv जानते हैं कि mv² जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, कहता है हाँ क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो 63 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दे कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो दिक्कत क्या है रॉबर्ट ब्राउन लगाने में, आपको कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, है ना मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कोई दिक्कत है, रॉबर्ट ब्राउन आप लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इसके 2 घटक हैं, कौन, जैविक और अजैविक। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करके आएंगे, ठीक है, वरना पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये सब गलती करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो गलती होगी कहां से। अगला प्रश्न है कि पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है, तो 65 का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकुंचन। वैसे ध्यान में रखिएगा कि पौधे की जड़ें जो हैं वो जियोट्रॉपिक मोमेंट करता है, क्या, जियोट्रॉपिक मोमेंट करता है, जबकि तना में जो है फोटोट्रॉपिक, तना में फोटोट्रॉपिक मोमेंट होता है, ध्यान में रखेंगे। जड़े में जियोट्रॉपिक मोमेंट, जबकि पौधों में फोटोट्रॉपिक मोमेंट। अब आप बोलेंगे सर हिंदी क्यों नहीं बता रहे हैं, तो डोंट वरी, अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप राधे श्याम करके ही आएंगे, ठीक है, जय श्री राम का नाम लेकर के आएंगे और रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगर ऑनलाइन हुआ तो वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने का लैंग्वेज आपको रहता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यही रीजन है। ध्यान में रखेंगे कि इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्यों, क्योंकि पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। महिला में यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र जो है वो एक्स प्रभावित होगा। अगर दोनों गुणसूत्र जिस दिन एक्स प्रभावित होगा वो दिन महिला जो है वो इस रोग से पीड़ित होगा। ध्यान में रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी क्या करता है, लाल और हरा रंग पहचानने में इनमें क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस रोग को जो है दोस्तों ना लाल हरा, क्या, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, लाल हरा अंधापन। कल के डेट में आपको कलर ब्लाइंडनेस ना दे करके, हीमोफीलिया नहीं दे करके, वर्णता न दे करके आपको डायरेक्ट कलर ब्लाइंडनेस दे देगा या लाल हरा दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है देख लेंगे। 67वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एल्किन्स का समान सूत्र पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एल्किन्स का समान सूत्र। तो मुझे तो नहीं आता है, आपको आता है ना, मैंने कई बार आपको बताया एल्किन्स का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। अच्छा, एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n प्लस में 2। एल्काइन का क्या होता है मेरे भैया, तो CnH2n माइनस में 2। नोट कर लीजिए, एग्जाम में छपेगा भैया, कोई संदेह नहीं है, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है दोस्तों। 68वां प्रश्न कहता है कि भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, आपको पता। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटॉप लेता है। कौन कौन, इसका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, कौन, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि ड्यूटोरियम के ऑक्साइड मिल करके जो है भारी जल का निर्माण करते हैं, तो भारी जल का आणविक सूत्र क्या हो जाता है, D2O। अगर इसका भार कितना हो जाएगा भारी जल का, तो D2O यानी 2 × 2 प्लस में 8 × 2 यानी 8 दूनी 16 4 20, कितना, 20 आपसे पूछता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, मुझे नहीं पता, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग क्या होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 69 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 69 नहीं, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 4, L = NH/2π। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट दिख रहा है मुझे, तो मैं इसमें बता दूं कि हड्डियों से संबंधित है।
तो ये तो 20 वर्ष के एज में, अगर बाल्यावस्था में होगा तो उसमें कितनी होती है, तो 20 वर्ष की एज में 206, बाल्यावस्था में 208, नोट करिएगा, ठीक है। 206 20 वर्ष के एज में, यानी किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, जबकि बाल्यावस्था में 208। अच्छा, ये तो ठीक है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, यानी भ्रूण अवस्था में 300 के करीब इसमें हड्डियां होती है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे पूरे शरीर में, शरीर को जो है, मानव पूरे शरीर को, अस्थि को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक अनुबंधीय उपांगी, क्या, नोट कर लीजिए, अनुबंधीय उपांगी, और दूसरा अक्षीय, जिसको आप एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय उपांगी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? 71 प्रश्न कहता है कि उस अम्ल को पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड। एक क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो नोट कर लीजिए, गंधकाम्ल के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप जानते हैं P में 1/f। आपको P का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2, और सेंटीमीटर में निकालना होता है तो 1 को आप 100 सेंटीमीटर लिखी, चुकी वो मीटर में होता है। f 2 में 50। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कि प्लास्टिड्स जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाते हैं? तो 73 का करेक्ट आंसर लगाइए जब भी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की बात आए। ऑप्शन नंबर 4 हरा रंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। यह दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का, मतलब ये यानी काउ-कल2, इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था, CaOCl2। आपसे पूछ रहा है किसका सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर 1 विरंजक चूर्ण का। ऑप्शन फॉर्मूला याद करने का ट्रिक, काउ-कल2, CaOCl2, काउ-कल2 विरंजक चूर्ण। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम सूत्र देख लें, आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र जो भी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। नोट कर लीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। और एक बच गया क्विक लाइम। अगर क्विक लाइम का बात को पूछ ले, जिसको आप बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना, तो इसका क्या होता है? CaO। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो ध्यान में रखेंगे, एस्ट्रोजन ही नहीं बल्कि प्रोजेस्टेरॉन भी जो होता है वो दोस्तों, वो कहां से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर हमारे चैनल से बने रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम सीट प्रोवाइड करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद। अगला वीडियो हम कल लेकर के आएंगे।